थोड़ा लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे, अपन ने पढ़ लिया था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बारे में। थोड़ा सा अपन फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या था। देखो बेटा, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या होता है कि एवोगैड्रो ने कहा कि अगर आपके पास दो कंटेनर है बेटा अलग अलग, और उन कंटेनर्स में क्या रखी हुई है बेटा, दो अलग अलग गैस भरी हुई है। मैं कहता हूँ इस गैस का प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 300 केल्विन है। इस गैस का भी प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर है 300 केल्विन है। इस गैस के भी हमने 5 मोल लिए, इस गैस के भी हमने कितने मोल लिए बेटा, 5 मोल। दोनों गैसों के अगर हमने मोल सेम ले लिए, अब आपके पास इक्वेशन आपको पता है पीवी इक्वल टू क्या है, एनआरटी। आपको पता है आपका टी सेम, पी सेम, एन सेम, तो बताओ दोनों गैसों की वॉल्यूम भी क्या होगी, सेम। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, सारी गैसों के इक्वल वॉल्यूम क्या करते हैं बेटा, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ ए मोल। समका क्या, इक्वल नंबर ऑफ क्या होते हैं, सबके मोल्स क्या होते हैं, सेम। समका, चलो जी। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एन और वॉल्यूम इक्वल टू के एन, और के की वैल्यू आप बता सकते हो कैसे निकालोगे बेटा, V इक्वल टू एन आर अपॉन ए पी टी, तो आर टी अपॉन पी आपका हो जाएगा बेटा। चलो जी, अब देखो बड़ा ध्यान से, ड्यू टू इक्वल मोल मोलिक्यूल विल ऑलवेज इक्वल, बट एटम में और मे नॉट बी इक्वल। क्या ये बात मैंने सही लिखी है क्या? क्योंकि आपको पता है कि अगर दो गैसों के मोल सेम होते हैं तो उनके मॉलिक्यूल भी सेम होते हैं, लेकिन उनके एटम सेम हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे हमने कहा कि 2 मोल H2 और 2 मोल HNO3, क्या इन दोनों गैसों के मोल सेम है? HNO3 तो गैस नहीं होता, अपन CO2 ले लेते हैं। क्लियर है, दोनों के मोल क्या है, सेम। अब मोल सेम तो मॉलिक्यूल की बात करें तो आपको पता है इसके मॉलिक्यूल कितने होंगे, 2 मोल मॉलिक्यूल, और इसके भी कितने होंगे, 2 मोल मॉलिक्यूल। लेकिन मैं इसके एटम की बात करूं तो इसके एक में कितने एटम है, 2, तो 2 मोल में कितने होंगे, 4। इसके एक में कितने, 3, तो 2 मोल में कितने होंगे, 6। लेकिन अगर 2 मोल O2 होती, अब इनके मोल भी सेम होते, मॉलिक्यूल भी सेम होते और एटम भी सेम। लेकिन हम ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे, हम स्टेटमेंट क्या देंगे, अगर दो गैसों की वॉल्यूम सेम है तो उनके मोल भी सेम होंगे, उनके मॉलिक्यूल भी सेम। एटम हो भी सकते हैं और ये नहीं भी हो सकता है, ये उनकी एटोमिसिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, समका क्या। अब तो बड़ा ध्यान से, हमें पता है बेटा, जब कौन आ गया, इतने दिनों बाद है वो भी लेट, कल नहीं है बच्चों। चलो जी, अब थोड़ा ध्यान से कि अपने पास एक कंटेनर है, उसमें गैस है V1 और उसके मोल है N1। उसके मोल कितने हैं बेटा, N1। भाई अपने पास एक कंटेनर है, उसमें गैस है V1, उसके मोल है N1। दूसरा कंटेनर है, उसमें गैस है, उसके मोल है V2 और सॉरी वॉल्यूम है V2 और मोल क्या है, N2। प्रेशर टेम्परेचर सेम रखा हुआ है, प्रेशर टेम्परेचर क्या रखा हुआ है, सेम। तो इसके लिए क्या आएगा, V1 इक्वल टू KN1, बोलो कोई दिक्कत है, और V2 इक्वल टू KN2। अब मैं तुम्हें कहूं कि नहीं, हमारे पास एक नहीं कई गैसें, V1 V2 V3 V4 अलग अलग गैसें बेटा, अपने पास क्या अलग अलग है, गैस। क्लियर है, तो V1 किसके इक्वल है, KN1 के इक्वल है। अरे बोलो, V2 किसके इक्वल होगा, KN2 के। तो जो V टोटल होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, के और एन टोटल के। भाई मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें गैस है, उसकी वॉल्यूम V1 है और वो क्या है, KN1। दूसरे कंटेनर में जो V2 होगा वो क्या होगा, KN2। तीसरे कंटेनर में V3 क्या होगा बेटा, KN3। और जो V4 होगा वो क्या होगा बेटा, KN4। अगर मैं सारे कंटेनर को जोड़ दूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, V टोटल, मोल क्या हो जाएंगे, N टोटल। तो जो V टोटल होगा वो किसके इक्वल आएगा, K। बोलो कोई दिक्कत है। अब बेटा मुझे पता है कि अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो V1 अपॉन V टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 अपॉन N टोटल। बोलो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं V1 V2 नहीं कर रहा, मैं V1 V2 तो आपको सबको समझ में आती है, मैं N टोटल की बात कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ V1 अपॉन V टोटल इक्वल टू N1 अपॉन N टोटल। अब देखो बड़ा ध्यान से, मैं दोनों तरफ अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको याद है इस ए की वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100, मोल में पढ़ाया था परसेंटेज बाय वॉल्यूम होती है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब N1 अपॉन N टोटल, तो ए के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, क्या ये परसेंटेज बाय मोल है, तो हम परसेंटेज बाय मोल की जगह परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। फिर बोलो, चमका।
इसी तरह मुझे पता है N1 अपॉन N2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो ये तो मोल फ्रैक्शन हो गया इंटू 100 इंटू सम का क्या, तो हमने क्या रिलेशन सीखा कि आप परसेंटेज बाई वॉल्यूम की जगह परसेंटेज बाई मोल लिख सकते हो। हमें कोई दिक्कत है अगर गैस से मिक्स हो रही है और आपस में नॉन रिएक्टिव गैस है, कैसी है बेटा, नॉन रिएक्टिव गैस में, तो उनकी परसेंटेज बाई वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हो, परसेंटेज बाई मोल। और ये किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू 100। बोलो कोई दिक्कत है, ये सिर्फ और सिर्फ गैसों के लिए है, किसके लिए, गैसों के लिए, और वो भी नॉन रिएक्टिव। कैसी है बेटा, अब जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि एक 16 ग्राम ऑक्सीजन एक 40 ग्राम SO3 है, अगर इन दोनों गैसों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो बताओ किस गैस की वॉल्यूम ज्यादा है, किस गैस की वॉल्यूम ज्यादा। हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो जैसे ही हमें क्या है सेम टेम्परेचर प्रेशर है मतलब एवोगैड्रो लॉ है, तो आप मोल निकालो, क्या निकालो, मोल। अगर मैं इसके मोल निकालूं तो 16/32 कितना मोल आएगा, हाफ मोल आएगा। इसका कितना आएगा बेटा, 40/80, इसका भी कितना मोल आएगा, हाफ मोल। तो दोनों के मोल सेम है, तो अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो सेम मोल पे क्या होगी, सेम है वॉल्यूम। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सी होगा, वॉल्यूम, ये वाला सी होगा, वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ SO3। बोलो कोई दिक्कत है, साथ साथ में सोल्व भी करते रहो। नेक्स्ट वन है बेटा कि फिर से क्या है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्लियर, आपके पास फिर से 80 ग्राम CH4 और 220 ग्राम है CO2। तो आप देखो आपने कहा सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे किसकी वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब मोल निकालना पड़ेगा। और मोल कैसे निकालोगे बेटा, 80 डिवाइडेड बाई CH4 का मोलर मास कितना है, 16, कितना आएगा बेटा, 5, कितना आएगा, 5। और इसका मोलर मास कितना है, 44, डिवाइड करो कितना आएगा बेटा, 5 ही आएगा। और 5 मोल आए तो दोनों के मोल सेम है, मोल सेम है तो फिर से क्या बोलेंगे, वॉल्यूम है सेम। अरे बोलो, फिर से अब हमें कहा है कि एक्स एटम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 के और एक्स एटम ऑक्सीजन है O3 गैस के, अब बताओ किसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी। एटम दिए दोनों की, ध्यान रखना। देखो दोनों के एटम सेम है, तो उसको करने के दो तरीके हैं। पहला देखो, अगर मैं कह रहा हूं एक्स एटम यहां पर और एक्स एटम यहां पर है, तो क्या दोनों जगह वेट सेम होगा कि नहीं होगा, वेट तो कंजर्व रहता है। मैं कहता हूँ 10 एटम इधर है 10 एटम इधर है, तो वेट तो एटम का ही होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर भी वेट W और यहाँ पर भी वेट है, दोनों जगह वेट सेम है। वेट सेम है तो मैं क्या करूंगा बेटा, मोलर मास से डिवाइड। इसका मोलर मास कितना है, 32, इसका मोलर मास कितना है, 48। तो क्या दोनों जगह मोल सेम है क्या, नहीं, मोल अलग है। और इसके मोल क्या है, कम, इसके मोल कम है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम। इसका मोल ज्यादा वॉल्यूम भी ज्यादा, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है एक्स एटम है बेटा, तो आपको पता है दो ऑक्सीजन एटम कितने बेटा, दो ऑक्सीजन एटम क्या मिलाते बनाते हैं बेटा, एक O2 बनाते हैं बेटा। बोलो कोई दिक्कत है, तो एक्स ऑक्सीजन एटम कितने बनाएंगे बेटा, x/2 O2, x/2, x/2 क्या है बेटा, मोलिक्यूल क्या है बेटा, तो O2 के मोलिक्यूल कितने आ गए, x/2। और आपको पता है मोलिक्यूल से मोल कैसे निकालते हैं बेटा, एवोगैड्रो से डिवाइड करके, तो x अपॉन एवोगैड्रो। ये क्या आ गया बेटा, O2 के मोल, किसके मोल आ गए। इसी तरह ओजोन के चाहिए होते तो आपको पता है तीन ऑक्सीजन एटम कितने बेटा, तीन ऑक्सीजन एटम मिलके कितने ओजोन बनाते हैं बेटा, एक ओजोन बनाते हैं। तो एक्स ऑक्सीजन एटम कितने ओजोन के मॉलिक्यूल बनाएंगे, x/3। तो बताओ ओजोन के मॉलिक्यूल कितने आ गए बेटा, x/3। तो मोल कैसे आएंगे बेटा, गिवन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, क्लियर है, पर उससे आसान वही है। बोलो कोई दिक्कत है, तो मैं मोल निकालने की बात आ जाए, अगर वो मुझसे कहे नहीं मोल बताओ दोनों के, ऐसे कहते हैं इसके 50 मोल इसके 50 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो बात अलग है, वरना हमें कोई जरूरत ही नहीं है। इस निकालने मोल निकालना हो तो ऐसा हमने किए बेटा, मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन, क्लियर है। चलो जी, अब बात करते हैं बेटा, मैंने आपको ये पहले ही समझा दिया था कि STP SATP में क्या फर्क है। जो बेटा ये ओल्ड STP है, मतलब पुराने जमाने में जो चलता था STP, मैंने आपको मोल में भी सिखाया था कि ओल्ड STP क्या होता है। तो ध्यान रखना बेटा, किताबों में और मॉड्यूल्स में अभी भी यही क्या है बेटा, STP है, लेकिन ये ओल्ड है, एग्जाम में इसका यूज नहीं करना है जब STP लिखा है। ये कब होता है, जब प्रेशर 1 atm होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 22.4 लीटर होता है। कितना होता है बेटा, 22.4 लीटर।
बोलो कोई दिक्कत है? फिर बोलो। ये ओल्ड एसटीपी है। हाँ, आपको ऐसे लिख दे प्रेशर 1 एटीएम, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो एक मोल गैस का वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस कितनी होती है? 22.4 लीटर। लेकिन नए जमाने में जो एसटीपी जो अपडेट हो गया है, उस एसटीपी में कहते हैं कि प्रेशर तो 1 बार लेना है। प्रेशर कितना लेना है? टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लेना है, और वॉल्यूम कितनी होगी? 22.7 लीटर। हमारी बात में ये क्या है? पुराना। अब अगर अगर एग्जाम में एसटीपी लिखा है तो हमें ये वाली कंडीशन लेनी है। लेकिन अगर एग्जामिनर ऐसे लिख दे 1 एटीएम 0 डिग्री, तो इस कंडीशन में गलती नहीं है, बस इसका नाम अब एसटीपी नहीं है, इसका नाम है। फिर आता है एनटीपी। क्या आता है बेटा? एनटीपी होता है प्रेशर 1 एटीएम, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। अब तुम्हारे मॉड्यूल्स में और बुकों में जनरली इसको एनटीपी लिखा होता है, इसको एसटीपी मान रहे होते हैं। क्या मान रहे होते हैं? मोस्ट ऑफ जगह ऐसे लिख देते हैं एसटीपी इक्वल टू एनटीपी। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इन दोनों तो और बहुत नियर बाई है, तो बिल्कुल नियर बाई नहीं है। और यहाँ पे कितना वॉल्यूम होती है बेटा? 24.04, 24.04 लीटर एक मोल गैस की वॉल्यूम। एक आता है बेटा एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिडेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये अलग और होना है 1 एटीएम टेम्परेचर और 25 डिग्री सेल्सियस। इस पे जो एक मोल वॉल्यूम की गैस होती है वो क्या होती है बेटा? 24.7 लीटर। अरे बोलो, समझा? ये कितना है? 24.7 लीटर। सब अलग अलग चीजें, हमें जनरली इन दो से ही काम पड़ता है। क्लियर है? ये बुकों में जहां जहां एनटीपी लिखा है, काट काट के क्या कर दोगे? एसटीपी। क्योंकि बुकों ने सोल्व सारा एसटीपी से किया है, वो भी पुरानी वाली से। किससे? पुरानी वाली से। तो जितनी भी बुक में तुम्हारे एनटीपी लिखा हुआ, काट के उसको क्या कर देना? ओल्ड एसटीपी। क्लियर है? और एग्जाम में जब एसटीपी आए तो ये वाला एसटीपी से सोल्व करना है। ठीक है? बुकों में क्या है, गलतियां हैं। आगे बात में कोई दिक्कत किसी को? और ये मैंने मॉल में खूब सारा समझाया है तुम्हें, तो मैं इतना ज्यादा फोकस भी नहीं कर रहा इस पे। नेक्स्ट बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब इस एनआरटी में मैं आर की यूनिट निकालना चाहूं तो आर की यूनिट कैसे निकलेगी? आर इक्वल टू क्या है? पीवी अपॉन एनटी। बोलो कोई दिक्कत है? तो अगर मैं वॉल्यूम लीटर में लूं, वॉल्यूम किस में लूं? लीटर में। प्रेशर किस में लूं? एटीएम में। ठीक है? टेम्परेचर किस में लिया? केल्विन में। और एन क्या है? मोल। तो यूनिट क्या होगी? लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। और लीटर एटीएम की जगह क्या यूज कर लिया? जूल। क्या यूज कर लिया? जूल पर केल्विन पर मोल। तो भाई लीटर एटीएम क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई जूल होता है। और जूल क्या होता है बेटा? वर्क डन। क्या होता है? तो मतलब ये वर्क डन है। तो आर हमें क्या बताता है? कि ये वर्क डन है। ये क्या है बेटा? कि किसी गैस द्वारा पर केल्विन पर मोल किया गया वर्क डन। एक मोल गैस द्वारा पर केल्विन किया गया वर्क डन क्या कहलाता है बेटा? गैस कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? कि आर क्या है बेटा? कि वर्क डन बाय ये 1 मोल गैस के द्वारा किया गया वर्क डन पर केल्विन क्या कहलाता है बेटा? आर। तो आर का मतलब समझ में आया बेटा? एक मोल गैस द्वारा किया गया काम कब? एक पर केल्विन पे। अरे बोलो। चलो जी, नेक्स्ट में बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म ऑफ डेंसिटी। ये सब पढ़ा रखा है, मैंने मोल में पढ़ा दिया था। पीवी इक्वल टू क्या होता है बेटा? एनआरटी। तो पीवी इक्वल टू एन को क्या लिख सकता हूँ? डब्ल्यू अपॉन एमआरटी। और आपको पता है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वॉल्यूम को इधर ले आऊं तो पीवी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? पी इक्वल टू एम को तो इधर ले आया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी को इधर भेज दूं तो क्या आ जाएगा? पीएम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी आर टी। भाई एम को इधर लिया है, वी को इधर लिया है। और आपको पता है डब्ल्यू अपॉन वी क्या होता है? डेंसिटी। तो पीएम इक्वल टू क्या आ गया? डी आर टी। एम क्या है यहाँ पे? मोलर मास। डेंसिटी में सबसे ज्यादा गलती होती है, हमें डेंसिटी ग्राम पर एमएल में गिवन होती है और मुझे चाहिए ग्राम पर लीटर। कि सर क्यों आपको लीटर क्यों चाहिए? क्योंकि मैं जो आर की वैल्यू यूज कर रहा हूँ वो 1/12 लीटर पे एटीएम पर केल्विन पर मोल यूज कर रहा हूँ ना। अरे बोलो, चमका क्या? कि भाई ये आर की वैल्यू क्या चाहिए? और डेंसिटी हमें ऐसे गिवन आएगी 5 ग्राम पर एमएल। तो लीटर में कैसे बदलोगे? जैसे 5 ग्राम और नीचे मिली की जगह -3 लीटर लिखोगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई सीधा -3 नहीं कर दोगे? हमारे पास में नीचे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 5000 ग्राम पर लीटर। अरे बोला, अगर किलोग्राम में होता तब भी ग्राम पर लीटर लेता। क्या लेता? ग्राम पर है। अरे चमका ऐसा तो चमकाने को। अब यूज कब करनी है? जब भी या तो मुझे डेंसिटी देके मोलर मास पूछ ले, डेंसिटी देके मोलर मास। आगे बात सबको समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? अब आपने जनरली एक चीज पढ़ी होगी कि जो डेंसिटी होती है ना बेटा, वो क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? जबकि गैसों की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती।
गैसों की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, गैसों की डेंसिटी वेरिएबल होती है। सर वेरिएबल कैसे होती है? जैसे लिक्विड है, जैसे मेरे पास सॉलिड है, इसको मैं किसी भी जगह रख दूं, इसकी वॉल्यूम में चेंज होना है क्या? कि सर इसकी वॉल्यूम में कोई चेंज है? अगर मैं इसके दो टुकड़े कर दूं तब भी वॉल्यूम, भाई मास हटेगा तो वॉल्यूम भी आधी हो जाएगी। अभी मान लो इसका मास 10 ग्राम है और इसकी वॉल्यूम 10 ml है, वॉल्यूम कितनी है? 10 ml। क्लियर है? तो मैं इसको टुकड़े करूंगा, ठीक है, जितना मास आधा होगा उतनी वॉल्यूम भी आधी हो जाएगी। लेकिन गैसों के साथ ऐसा नहीं है, सॉलिड की डेंसिटी फिक्स होती है। सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? फिक्स, क्योंकि वॉल्यूम बदलती नहीं है। लिक्विड की भी वॉल्यूम बदलती नहीं है, मास भी बदलता नहीं है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो सॉलिड की मास बदलता है क्या? नहीं। वॉल्यूम बदलती है? नहीं। तो डेंसिटी क्या रहनी है? कांस्टेंट। अगर आप पानी को आधा कर दोगे तो वॉल्यूम भी आधी हो जाएगी, मास आधा होगा वॉल्यूम भी आधी हो जाएगी। लेकिन गैसों के साथ ऐसा नहीं है, मास तो इनका भी कांस्टेंट है, मास तो इनका भी, लेकिन इनकी वॉल्यूम क्या है? वेरिएबल है। आप जिस कंटेनर में रखोगे वही वॉल्यूम ले लेते हैं, तो इनकी डेंसिटियां भी क्या है? वेरिएबल। तो क्वेश्चन आता है किन की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है? गैसों की नहीं है। हमारी बात में गैसों की डेंसिटी कांस्टेंट है, लेकिन प्योर लिक्विड है या फिर सॉलिड है, इनकी डेंसिटी कांस्टेंट है। सर प्योर लिक्विड का मतलब क्या है? जो इम्प्योर है उनकी कांस्टेंट नहीं है? मैं नहीं, उनकी भी कांस्टेंट नहीं है। सर कैसे? जैसे मैंने पानी, उसमें नमक मिला रखा है, क्या मिला रखा है? अभी हमने 2 ग्राम नमक मिला रखा है, तो डेंसिटी क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम। मैं पानी में और नमक मिला दूं तो क्या मास बढ़ रहा है कि वॉल्यूम? वॉल्यूम तो बहुत नेग्लिजिबल सी बढ़ रही है, वॉल्यूम तो बहुत है नेग्लिजिबल सी बढ़ रही है। जैसे चाशनी आप देखते हो, चाशनी बनाते समय कितना वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो खास वॉल्यूम नहीं बढ़ती। लेकिन मास देखते हो चाशनी का कितना ज्यादा होता है? अरे बोलो, तो एक गिलास में आप पानी भरो, एक गिलास में चाशनी भरो, वॉल्यूम तो सेम, लेकिन मास देखो कितना ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बदलेगी। तो डेंसिटी किन की कांस्टेंट है? सॉलिड की। सॉलिड में आप कुछ मिला ही नहीं सकते, और प्योर लिक्विड की। बाकी गैसों की डेंसिटी भी कांस्टेंट नहीं है और सॉल्यूशंस की भी डेंसिटी कांस्टेंट है नहीं है। ध्यान रहे इस बात का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ CO2 गैस एट एसटीपी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एसटीपी नाम आते हैं आपके दिमाग में, क्या है? टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 बार, प्रेशर है 1 बार, और नियर बाय आपको पता है ये 1 atm होता है। कितना होता है? 1 atm। बोलो कोई दिक्कत है? तो आपको पता है डेंसिटी डी इक्वल टू क्या होगा? पीएम अपॉन ए आर टी। अरे बोलो, तो मैं प्रेशर की जगह क्या लिख दूं? 1 बार लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने 1 atm लिख दिया। क्या लिख दिया? 1 है, क्योंकि 1 बार और 1 atm में तो मामूली सा तो फर्क है। अब आर की वैल्यू क्या लिख दी? 1/12 है। CO2 का मोलर मास कितना है? 44, और टेम्परेचर कितना है? 273। हरी पर्सन में सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? अपने पास यही तो है, पीएम इक्वल टू टीआरटी। डेंसिटी पूछे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? पीएम अपॉन आरटी। मोलर मास CO2 का पता है, एसटीपी पर टेम्परेचर 273 होता है, प्रेशर 1 बार होता है, लेकिन 1 बार और 1 atm नियर बाई क्या है? सेम। समझा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि डेंसिटी ऑफ मिक्सर, ये क्वेश्चन अच्छा है। डेंसिटी ऑफ ए मिक्सर ऑफ CO एंड CO2 एट 2 atm प्रेशर एंड 127 डिग्री सेल्सियस इज 2 ग्राम पर लीटर। फाइंड आउट परसेंटेज CO इन द मिक्सर। अब परसेंटेज CO इन द मिक्सर कैसे निकालेंगे? इसको दो पार्ट में करते हैं। पहले देखो हमें क्या दिए बेटा? डेंसिटी दिए। क्या दिए बेटा? तो आप डेंसिटी आपको पता है, पीएम इक्वल टू क्या होता है बेटा? डीआरटी। तो मुझे एक बात बताओ, प्रेशर कितना दिया है बेटा? 2। मोलर मास, अब देखो CO और CO2 का मिक्सर है, और मिक्सर है तो इसका मतलब एवरेज मोलिकुलर मास आएगा। क्या आएगा? मैंने पहले कहा था मिक्सर का क्या होता है? एवरेज। जैसे क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, तो आप क्या लेते हो? एवरेज। तो हमें क्या कहा है बेटा? मिक्सर। क्या कहा है बेटा? मिक्सर। और मिक्सर का क्या आता है बेटा? एवरेज। तो इसका मतलब मुझे मोलर मास से नहीं पता, तो मैं यहाँ पे एम क्या लिखूंगा? एवरेज। क्या लिखूंगा? डेंसिटी कितनी दी है बेटा? 2 ग्राम पर लीटर। आर की वैल्यू कितना है? 1/12 है। टेम्परेचर, और इसमें सॉरी आर की वैल्यू 0.08 लेने का कहा हुआ है, तो जो बोला है वही लेंगे। क्लियर है? 2 इंटू और 0.08। टेम्परेचर कितना दिया? 127 है डिग्री सेल्सियस, और 127 का मतलब कितना हुआ? 400। 2 से 2 कट जाएगा, तो एम एवरेज कितना आएगा बेटा? पॉइंट हट जाएगा 32। कितना आया? ये एवरेज आ गया। क्या आ गया? एवरेज।
और आपको पता है एवरेज कैसे निकालने को सिखा रखा है आपसे कि मोल कंसेप्ट में सिखाया था हमने एवरेज निकालना। जैसे मैंने तुम्हें सिखाया, देखो ध्यान समझो। मैंने कहा 75% क्लोरीन 35 है एंड 25% क्लोरीन 37 है। तो मैंने कहा इनका एवरेज कैसे निकालते थे रे कि 75 इंटू 35 इंटू 37/100। इससे क्या आ जाता था, एवरेज आ जाता था। तो मतलब आपको परसेंटेज गिवन आता था। इस बार इसने परसेंटेज पूछ लिया, परसेंटेज है तो ठीक है, पूछ लिया तो पूछ लिया। हम ये मान लेते हैं कि CO और CO2 दोनों है बेटा हमारे पास में। हमने कहा ये X परसेंटेज है, ये कितना है बेटा, तो ये कितना होगा, 100 माइनस X परसेंटेज होगा कि नहीं होगा मिक्सर में। दोनों का परसेंटेज आ गया। मैंने कहा इसका मोलर मास, तो मैंने क्या कहा इसका मोलर मास होता है 28 है और इसका मोलर मास कितना होता है 44। तो बोलो वैसा ही क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, अरे बोलो। तो हम क्या लिखेंगे, 32 इक्वल टू 28x प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 44 डिवाइडेड बाई 100। अरे बोलो, इसको हम सोल्व आउट कर लेंगे। भाई यही तो होता है एवरेज, एवरेज की वैल्यू तो मुझे पता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा 3200 इक्वल टू 28x प्लस 4400 माइनस 44x। ये इधर आके माइनस होगा तो कितना बचेगा 800 और 400 1200 इक्वल टू इधर कितना बचेगा बेटा 12 और 4 16x। तो x कितना आ जाएगा बेटा, कितना आएगा बेटा 75। बोलो कोई दिक्कत है, और 75 आएगा तो मतलब 75% हो गया, क्योंकि इनिशियल आपने कितना मान रखा है। तो CO का ही पूछा है ना मुझसे, क्या पूछा है CO का। अरे बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। तो हाँ CO2 का पूछा तो 100 माइनस कर देता, पर मैं CO अगर CO2 को पूछता मैं उसी का x मान लेता। क्योंकि बेटा मुझे क्यों, जब भी मिक्सर बोला जाता है तो मिक्सर में मुझे क्या पता किसका मास यूज करता हूँ। मिक्सर में हमेशा क्या लिया जाता है, एवरेज मोलर मास। क्या लिया जाता है भाई, क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 में तो एवरेज 35.5 लेती है ना। तो वैसा ही तो CO और एक CO2 का मिक्सर है। अब मुझे क्या पता किसका मोलर मास लेना है। भाई प्रेशर तो टोटल है, डेंसिटी टोटल है, टेम्परेचर टोटल है, तो M भी तो क्या होगा, दोनों में से किसका लू, एवरेज लिया गया होगा। बेटा मोलर मास सीधे नहीं जुड़ते ना। मोलर मास क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, सीधे मोलर मास से नहीं जुड़ते। दो मोलिक्यूल के मोलर मास सीधे नहीं जुड़ते। आई बात में, ऐसे होता तो फिर हम 35 और 37 दौड़ के सीधा डिवाइड बाई 2 कर देते ना, क्योंकि दोनों की एवरेज थोड़ी है बेटा, 50-50% तो नहीं दोनों, एक 75% है एक 25% है। तो इसी तरह से एवरेज निकलेगा। नेक्स्ट में आता है बेटा डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ पे पार्शियल प्रेशर, देखो ये काम का लॉ है बेटा, ये सॉल्यूशन में भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा कि भाई इसका पार्शियल प्रेशर का लॉ क्या है। देखो पार्शियल प्रेशर और प्रेशर में फर्क समझते हैं कि प्रेशर क्या होता है। मैंने कहा कि अपने पास एक कंटेनर है, उसमें सिर्फ एक ही गैस मौजूद है, उस गैस का लगाया गया प्रेशर क्या कहते हैं बेटा आप, प्रेशर। जैसे अपने मेरे हाथ पे अभी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो ये नेट प्रेशर है, ये क्या है बेटा, नेट है। अब उसमें से ऑक्सीजन अपना अलग प्रेशर लगा रही होगी, नाइट्रोजन का अपना अलग प्रेशर होगा, हीलियम का अपना अलग प्रेशर होगा, CO2 का अलग होगा, क्योंकि सबका कंपोनेंट अलग अलग है कि नहीं है। तो मैं कहूं कि इस पूरे 1 एटीएम में से ऑक्सीजन का प्रेशर, तो किसी मिक्सर में इंडिविजुअल प्रेशर, जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम में से इकलौते कौन है, जो इकलौता है कि मैं तो इकलौती है। और अब जैसे मान लो बाकी तुम सब क्या, तुम सब आपस में भाई बहन हो आपस में, तो तुम हमेशा घर पे एक वर्ड यूज करते रहते हो कि मेरे साथ पार्शलिटी हो रही है। बोलते हो नहीं बोलते हो, अरे बोलो। कई बार बोल देते हो ना कि मम्मी को, मम्मी मेरे साथ पार्शलिटी कर रही है तुम। मतलब तुम पार्शलिटी मतलब तुम मम्मी कोई अपना उधर देख रही है, छोटे वाला ये छोरा पढ़ता है इसी पे खर्चा करती हूँ, यही कमा के खिलाएगा आगे जाके, क्लियर है। तो पार्शलिटी वर्ड हमेशा तभी बोला जाता है जब मिक्सर हो। क्या हो बेटा, मिक्सर। मतलब तुम 2 या 4 भाई बहन हो, 1-2 भाई बहन हो, तभी क्या हो रहा है बेटा, पार्शलिटी वर्ड आएगा, वरना पार्शलिटी होती नहीं है। पार्शलिटी तभी होगी ना तुम 2 जने हो, तो आपके साथ अच्छा हुआ उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो पार्शलिटी वर्ड का मतलब है कि कोई मिक्सर है और एक मिक्सर में एक से ज्यादा गैस मौजूद है, तो हर गैस का इंडिविजुअल प्रेशर कितना है। तो वैसे कोई फर्क नहीं, अगर आप मैं बोल दूं, कोई इसने कहा कि सर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर बोल दूं, तो बोलते मुझे कोई फर्क नहीं है। पर लोगों को क्या है, ऐसे चौंचले पसंद है, लोगों ने पार्शियल वर्ड यूज करना शुरू कर दिया। क्या यूज करना शुरू कर दिया, पार्शियल।
अब जैसे सुबह उठने को कहते हैं, सुबह वाले खाने को ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर। अगर अच्छा एक वो भी होता है, क्लियर है। तो अगर इसकी ब्रंच तो बेटा बहुत सारा खाना खाने को बोलते हैं ना। अब देखो ध्यान से, सिंपल सी कहानी है। अब देखो अगर वो इसकी जगह बहुत सिंपल सा एक वर्ड बोल लेते, रोटी खा लो, सुबह बार रोटी खा लो, रोटी खा लो, रोटी खा लो, क्या ये वर्ड एकदम परफेक्ट नहीं था क्या? रोटी खा लो मतलब जितना आप सुबह क्या कि सर सुबह का ब्रेकफास्ट है तो हम रोटी देंगे उसे थोड़ी ना। भाई रोटी खाने हमने एक रोटी डाल के दी, दोपहर को है हमने प्लेट भर के दे दी, शाम को है प्लेट भर के दे दी, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी थी। आप बोल सकते थे भाई ब्रेकफास्ट की जगह लंच रोटी खा लो, पर लोगों ने चौंचले कर लिए, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, फिर ये जैसे आए कि हमें एक और वर्ड चाहिए, ब्रंच, एक सफर भी, स्नैक्स भी। अब ये क्या है, लोगों के खाली बैठे दिमाग में क्या होता है कि कोई नया तो आइडिया लाए। मैं कहता तू ब्रेकफास्ट करके आया कि नहीं मैं ब्रंच करके आया हूँ, अलग लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, अलग। पर खा के तो रोटियां है, क्लियर है। तो सिंपल सी कहानी है कि अगर कोई कहे कि सर मैं इन सबको रोटी बोल सकता हूँ, इन सबको प्रेशर बोल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस लोगों के चौंचले हैं, क्या है बेटा, चौंचले। किसी ने पार्सल प्रेशर बोलना शुरू कर दिया तो कर दिया। और किस रेस्पेक्ट में बोला कि अगर एक गैस में, मिक्सर में 3 गैस है, तो इस गैस का इंडिविजुअल प्रेशर पार्शियल प्रेशर, इसका प्रेशर पार्शियल पार्शियल और पार्शियल। सीधा ही बोल दे, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर इन मिक्सर, नाइट्रोजन गैस का प्रेशर इन मिक्सर, CO2 गैस का प्रेशर इन मिक्सर। वो ऐसे नहीं बोल के बोलता पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब पार्शियल प्रेशर मतलब किसी मिक्सर में ऑक्सीजन का इंडिविजुअल प्रेशर कितना है। इस पार्शियल वर्ड का मतलब समझ में आया बेटा, कि किसी मिक्सर में एक का कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का कितना प्रेशर है। तो देखो बड़ा ध्यान से, पार्शियल प्रेशर का लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर सबको समझ में आ गया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस प्रेजेंट इन ए सेम कंटेनर एट सेम टेम्परेचर। किसी एक गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर किसी मिक्सर में। आ रही बात में, क्लियर है। अब जो बड़ा ध्यान से, अब कोई कहेगा सर सेम टेम्परेचर प्रेशर क्यों? अरे भाई एक ही कंटेनर का मिक्सर है, तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 गैस है, जो प्रेशर इस गैस के पास होगा वही इसके पास, जो टेम्परेचर इस गैस के पास होगा वही इस गैस के पास होगा। बोलो बेटा, बहुत बढ़िया, लाइट गई। चलो जी, तो लाइट जाने से पहले अपन कहाँ थे, पार्शियल प्रेशर पर। तो पार्शियल प्रेशर समझा दिया था बेटा, इंडिविजुअल प्रेशर होता है। अब जो बेटा ध्यान से नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अगर इस लॉ की बात करें तो ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय नॉन रिएक्टिव गैसेस, दो अगर कोई नॉन रिएक्टिव गैस है उनके द्वारा जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। मतलब मेरे पास अगर एक कंटेनर में 4 गैस है ABCD, इस ए गैस का पार्शियल प्रेशर P1, इसका प्रेशर P2, इसका प्रेशर P3, इसका प्रेशर है P4। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। आई बात में। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अब क्वेश्चन आता है कई बार कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो डाल्टन्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो देखो बेटा इसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा कि H2 प्लस O2 रिएक्शन करके H2O बनाती है, ये हमें पता है, बोलो कोई दिक्कत है। लेकिन ये रिएक्शन होती है 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब जनरलाइज ये रिएक्शन है नहीं होती। अगर वो कहे कि H2 प्लस O2 रिएक्शन करके H2O बनाया, इसका मतलब वो स्पेशल कंडीशन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, स्पेशल है कंडीशन। जनरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी नहीं बनाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन दोनों है, तो क्या रिएक्शन कर करके दोनों ने पानी बना लिया क्या, नहीं, ऐसा नहीं। हमारी बात में जनरली H2 प्लस O2 की कोई रिएक्शन है नहीं होती है। आगे बात में, अब जैसे हमसे पूछे कि इनमें से कौन सा फॉलो करता है कौन सा फॉलो नहीं करता, तो नॉन रिएक्टिव कैसे होनी चाहिए। तो हीलियम और नियोन दोनों क्या है, नॉन रिएक्टिव है, तो डाल्टन लॉ को फॉलो करेंगे बेटा। आर्गन प्लस फ्लोरीन, तो आर्गन नॉन रिएक्टिव है तो ये भी क्या करेगी बेटा, डाल्टन लॉ को फॉलो करेंगी। N2 प्लस O2 में से N2 क्या है, नॉन रिएक्टिव। अब कुछ सोचना, N2 अगर और O2 रिएक्शन करते तो एटमॉस्फेयर में कितने नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, इसे रिएक्शन करते तो है, लेकिन कब करते हैं, जब बिजली चमकती है, उतनी ज्यादा पावर जनरेट होती है। जब लाइट चमकती है ना, उस टाइम जितनी एनर्जी जनरेट होती है उस वक्त नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन कर जाती है, उससे जो एनर्जी जनरेट होती है, मतलब जनरली तो रिएक्शन है नहीं करती। तो मतलब ये भी डाल्टन लॉ को फॉलो कर जाएंगी। H2 प्लस O2 जनरली ये कोई रिएक्शन है नहीं करते, लेकिन H2 प्लस Cl2 रिएक्शन कर जाएंगे। हम अमोनिया प्लस HCl आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्शन, ये तो एसिड बेस है, फटाफट रिएक्शन हो जाएंगे। आपको देखना है कि इन दोनों में से कोई एक तो नॉन रिएक्टिव हो, ये तो रिएक्टिव है, ये तो क्या है बेटा, रिएक्टिव। अरे बोलो, तो इसका मतलब ये लोग डाल्टन लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, बाकी लोग फॉलो करेंगे।
अब देखो बेटा ध्यान से कि अपने पास एक कंटेनर है ए बी सी, उसमें ए की मोल फ्रैक्शन एक्स है, बी की मोल फ्रैक्शन एक्स बी है और सी की मोल फ्रैक्शन है एक्स सी है। और मैंने कहा इस कंटेनर में जो टोटल प्रेशर है वो पी टोटल है। इसको अपन ऐसे समझते हैं एक बार और कि अपन ने कहा कि 3 जने ए बी सी, इस और टोटल रुपए हमने इनसे इकट्ठे किए 1000 रुपए। कितने रुपए इकट्ठे किए? 1000। मैं कहता हूं 1000 रुपए में से इस भाई साहब का कंट्रीब्यूशन था 7/2, इसका था 2/10 और इसका कंट्रीब्यूशन कितना था 1/10। फिर ये कंट्रीब्यूशन का मैंने बता दिया, इसका कंट्रीब्यूशन 7/10 है, इसका 2/10, इसका 1/10। ये इनके फ्रैक्शन है। इनके पैसे देने का क्या है बेटा? फ्रैक्शन। किसने कितना फ्रैक्शन पैसों का दिया है? तो बताओ ए ने कितने रुपए दिए होंगे रे? कैसे पता किया? कि सर जो टोटल था उसको इसके फ्रैक्शन से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया? ए के दिए गए रुपए आ गए बेटा। इसी तरह बी ने कितने रुपए दिए? 200। कैसे निकाला? कि सर टोटल रुपए में इसके फ्रैक्शन को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। इसी तरह सी ने दिया 1/10, तो कैसे निकाला? 100 रुपए कि टोटल को उसके क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो मैं कहूं कि ए बी सी में ए की मोल फ्रैक्शन मतलब उसका फ्रैक्शन, उसका कंट्रीब्यूशन एक्स है, इसका कंट्रीब्यूशन एक्स बी, इसका एक्स सी और टोटल कितना है? पी टोटल। तो बताओ गैस ए का प्रेशर कितना होगा? कि सर टोटल प्रेशर को इसकी फ्रैक्शन से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। क्या कर दो बेटा? अरे बोलो। इसी तरह से बेटा मैं बोलूं कि बी गैस का कंट्रीब्यूशन कितना है? कि सर जो टोटल प्रेशर है उससे क्या कर दो? बी गैस की मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई। और सी गैस के लिए क्या करोगे बेटा? टोटल गैस को सी गैस की मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं किसी गैस का प्रेशर पी आई गैस का प्रेशर इक्वल होगा पी टोटल इंटू उस गैस का मोल फ्रैक्शन। ये भी डाल्टन्स लॉ है। बोलो कोई दिक्कत है? अरे बोलो। सम का क्या? इसका एक्चुअल डेरिवेशन ये नहीं है, दूसरा है, पर अपने को क्या मतलब? अपने को तो आंसर से मतलब है। किससे मतलब है? आंसर से। तो मुझे बताओ बेटा कि दो गैस है बेटा, गैस ए है पी है, उसका मोल फ्रैक्शन क्या है? एक्स बी इंटू उसका पार्शियल प्रेशर क्या है? एक्स बी इंटू पी टोटल। गैस बी का क्या होगा बेटा? सॉरी इसका एक्स है, एक्स बी इंटू पी टोटल। अगर मैं इन दोनों गैसों के पार्शियल प्रेशर का रेशियो लूं तो पी टोटल से पी टोटल कट जाएगा। तो क्या आएगा? पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू एक्स ए अपॉन ए। इसमें कोई दिक्कत है बेटा? अब जो बेटा ध्यान से, एक्स ए है क्या बेटा? कि सर एक्स ए गैस ए के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। इसी तरह से एक्स बी क्या है? गैस बी के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अब टोटल मोल तो दोनों एक ही कंटेनर में तो सेम ही रहे होंगे, क्या टोटल मोल से टोटल मोल कट जाएगा? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं गैस ए के प्रेशर मतलब ए और बी के पार्शियल प्रेशर का रेशियो उनके मोल रेशियो के क्या होता है बेटा? इक्वल। मतलब पार्शियल प्रेशर का रेशियो, सामने देख, पार्शियल प्रेशर का रेशियो उसकी क्या होगा बेटा? मोल फ्रैक्शन के रेशियो के इक्वल होगा। बोलो बेटा। और मैं ये भी बोल सकता हूं उनकी मोल फ्रैक्शन का रेशियो। देखो पार्शियल प्रेशर का रेशियो किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन का रेशियो या फिर मोल का रेशियो। तो मुझे अगर कभी दो गैस के कंटेनर में दो गैस उनके मोल 5 और 3 है तो उनके पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या है? तो गैस ए अपॉन गैस बी इक्वल टू 5/3। मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत है? रेशियो पूछे तो क्या पूछे तो? और मोल फ्रैक्शन दे दो, मोल फ्रैक्शन का रेशियो भी वही है। तो जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही क्या होता है? मोल का रेशियो होता है। क्यों? क्योंकि एन टोटल से एन टोटल तो कट जाता है। हमारी बात में तो जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही मोल का रेशियो होता है, और जो मोल का रेशियो होता है वही क्या होता है? पार्शियल प्रेशर का रेशियो होता है। अरे बोलो कोई दिक्कत है? और अभी आप पढ़ के आए थे बेटा V1 अपॉन वी टोटल इक्वल टू N1 अपॉन ए, पढ़ के आए थे ना एवोगैड्रो में। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं उनकी वॉल्यूम का रेशियो भी वही रहेगा। अरे बोलो। चलो जी, हमें कंटेनर दिया हुआ है, इसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 24 ग्राम CH4 है, 96 ग्राम ओजोन है। कहा हुआ है टेम्परेचर 2 to 7 डिग्री सेल्सियस है। 2 to 7 डिग्री मतलब मैं इसमें 127 जोड़ दूं, कितना आएगा रे? सॉरी 1 to 17, 17 to 73 जोड़ दूं तो कितना आएगा? ये 70, 300, 500 केल्विन। कितना आएगा? 500। वॉल्यूम 10 लीटर है, आर की वैल्यू 0.08 है। तो कहता है कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, हर गैस का पार्शियल प्रेशर निकालो। जो पार्शियल प्रेशर तो हम निकाल लेंगे, पहले सबके मोल तो निकालें। तो बेटा ऑक्सीजन के मोल कैसे आएंगे? कि ऑक्सीजन का गिवन वेट कितना है? 16 अपॉन मोलर मास 32, कितना आएगा बेटा? 0.5। इसी तरह मेथेन के निकालो तो मेथेन के मोल क्या आएंगे बेटा? उसका गिवन मास कितना है? 24। मेथेन का मोलर मास कितना है? 16। तो 25 डिवाइडेड बाई 16, 16 आउट करोगे तो कितना आएगा? 1.5।
इसी तरह ओजोन का निकालना चाहूं तो ओजोन का मोलर मास कितना, गिवन मास कितना 96 डिवाइड बाई 42 कितना है 2। तो मुझे बताओ टोटल मोल कितना आ गया बेटा 4 मोल। टोटल मोल कितना आ गया 4। अब बेटा अपने को टोटल मोल आ गया तो क्या मैं सबकी मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ? किस सर कैसे कि सर इसके मोल बाई मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। इसी तरह से NCH4 इसके मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। इसी तरह इसके मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। मैं इसको भी सोल्व नहीं कर रहा, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में रख दिया। ये इन सब की क्या आ गई बेटा मोल फ्रैक्शन कि ओजोन की, ऑक्सीजन की, मेथेन की और ओजोन की। अब बेटा मुझे क्या चाहिए कि सर अब आपने वो कुछ नीचे किसी का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर को उसकी मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, काम बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? अरे बोलो। तो अब बेटा सिंपल सिखाने की सर वो कैसे निकालें, तो आपको पता है बेटा कि पीवी इक्वल टू एनआरटी में अगर मैं प्रेशर टोटल लूंगा तो इधर मोल टोटल ले लूं और सारी गैस कंटेनर के तो 10 लीटर में बंद है, तो वॉल्यूम तो कितनी है बेटा 10 लीटर। टोटल मोल अभी मैंने निकाले कितने हैं 4, तो मैंने वॉल्यूम रख दी 10, मोल रख दिया 4, आर की वैल्यू पता है टेम्परेचर 500 रख के सोल्व किया, पी टोटल कितना आ गया 16। कितना आ गया 16। अगर मेरे पास पी टोटल आ गया तो मुझे क्या करना है बेटा ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। और इसको अब सोल्व करूंगा तो ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ गया 2। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 2 atm। इसी तरह अगर मुझे मेथेन का निकालना है तो मेथेन की मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, 4 से 4 कटा कितना आ गया 6। बोलो कोई दिक्कत है? इसी तरह मुझे ओजोन की निकालना है तो ओजोन की मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल कितना आ गया 8। अब किसी बच्चे के मन में आया कि सर इतना सारा करना पड़ेगा, अगर मान लो क्वेश्चन में ये तो तब करना पड़ा था तीनों के पार्शियल प्रेशर पूछा हो, मुझे सिर्फ एक का पार्शियल प्रेशर पूछा होता किसी कि सिर्फ ओजोन का बताओ, ऑक्सीजन का बताओ, तो मैं ऑक्सीजन के मोल निकालता, कितना आता बेटा 0.5। मैं कुछ करता ही नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन का निकालना है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वॉल्यूम 10 लीटर, सिर्फ ऑक्सीजन के मोल ले लो इनटू टेम्परेचर 500। क्या ऑक्सीजन के मोल ऑक्सीजन का प्रेशर आ जाएगा? अगर मुझसे एग्जाम में सिर्फ ऑक्सीजन का पूछा तो मैं इसी से कर लूंगा। आगे बात समझ में? अरे बोलो, इतना लंबा करने की मुझे कोई जरूरत है? लेकिन मैं तो ये बताया कि सारा एक साथ अगर मान लो हमसे, तो क्यों मैंने पी टोटल चाहिए होता तो मोल भी तो टोटल चाहिए होते। मैं पी टोटल की जगह मैं मोल भी क्या ले रहा हूँ ऑक्सीजन के इंडिविजुअल मोल लूंगा तो ऑक्सीजन का इंडिविजुअल प्रेशर आएगा ना। बोल, वो तो पी टोटल निकाला तो मोल भी तो टोटल थे। तो आपको जैसे सिचुएशन में बैठे उसी हिसाब से बेस्ट तरीके से कर लेना। एक ही गैस का पूछा तो इतनी मेहनत कहीं को करनी, सीधे निकाल दो खत्म गाने, इतना लफड़ा ही नहीं है। और पूछेगा कोई एक ही, इतना सारा पूछेगा नहीं। ये तो मैंने एक ही क्वेश्चन में सारा समेटने के लिए सब कुछ करवाया है ताकि एक ही एग्जाम्पल में सब कुछ समझाया जा सके। नेक्स्ट देखो बेटा, कहता है एक कंटेनर कंटेन करता है CH4 एंड SO3, दोनों का वेट रेशियो दे रखा है 3:5, 3:5 के वेट रेशियो में। तो कैलकुलेट रेशियो पार्शियल प्रेशर, कहता है पार्शियल प्रेशर का रेशियो निकालो। किसका रेशियो निकालो? पार्शियल प्रेशर का। तो ठीक है, तो आपको पता है पार्शियल प्रेशर का जो रेशियो होता है वही क्या होता है मोल रेशियो होता है। और मोल क्या होता है भाई CH4 का मोल क्या होगा वेट ऑफ CH4 अपॉन मोलर मास ऑफ CH4। बोलो ये होगा कि नहीं होगा? इसी तरह SO3 का मोल क्या होगा बेटा SO3 का वेट डिवाइडेड बाई SO3 का मोलर मास, जैसे ऐसे होता वेट ऑफ CH4 अपॉन मोलर मास ऑफ CH4 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ SO3 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ SO3। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है पार्शियल प्रेशर का रेशियो वही होता है जो मोल का रेशियो होता है। मोल क्या होता है? यही होता है बेटा। तो मैं इसको ऐसे लिख दो बेटा वेट ऑफ CH4 अपॉन वेट ऑफ SO3, ये तो नीचे जाएगा और ये कहां जाएगा ऊपर। अब उसने हमें क्या दिया है बेटा कि CH4 और SO3 के क्या दिया है वेट का रेशियो दिया है। इसका मतलब आपको ये वाली टर्म गिवन है कि नहीं है बेटा? इसके जगह मैंने सीधा 3/5 लिख दिया। अब SO3 का मोलर मास 80 होता है, CH4 का कितना होता है 16, रख के सोल्व कर दिया, कितना आ गया 3:1। सारी बात में ध्यान रहे बेटा प्रेशर का रेशियो वेट के रेशियो के बराबर नहीं है, मोल के रेशियो के बराबर है। किसके बराबर है? क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड, टोटल प्रेशर एक्सर्ट किया गया बाय ए मिक्सचर ऑफ टू गैस A एंड B। दो आपके पास गैसें थी बेटा A और B, उसके द्वारा टोटल प्रेशर जो जनरेट किया गया वो 600 mm ऑफ Hg है। क्लियर है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज 240 mm ऑफ Hg। देन कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B। तो बताओ क्या कंसेप्ट रहेगा आपका? किस आपको क्या दिया हुआ है? टोटल पार्शियल प्रेशर कितना दिया है 600,
और ये किसके बराबर होगा रे? पीए प्लस पीबी के बराबर होगा कि नहीं होगा? पीबी कितना दिया है? 240। तो पीए कितना आ जाएगा बेटा? 600 माइनस है पीबी। तो 600 माइनस क्या कर दोगे बेटा? 240 कितना आ जाएगा? 360 आ गया। अब मुझे एक और चीज पता है कि क्या, कि सर पीए है वो बराबर है बेटा एक्स से इंटू पी टोटल के। अरे बोलो, पीए कितना है? 360 इक्वल टू एक्स से पी टोटल कितना है? 600। तो एक्स से कितना आ जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 600। जीरो से जीरो कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा ये? 6.6। कितना आ गया? और अब एक्स भी निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स से अगर 0.6 है तो एक्स भी अपने आप ही क्या है? 0.4। कि कैसे? कि सर एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है? 1। मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1। सम का क्या? चलो जी, यही सोल्व किया हुआ है, मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। कहता है इक्वल वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड CH4 आर मिक्स इन ए कंटेनर। कह रहा इक्वल वेट दोनों का क्या किया है बेटा? मिक्स किया गया है। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ ए टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब समझ रहे हैं बेटा क्या कहना चाह रहा है? फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर में से हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब हाइड्रोजन का पार्शियल पूछना चाहता है। मैंने कहा टोटल 100 रुपए थे, उस 100 रुपए में से शुभांशी ने कितने रुपए दिए, या शुभांशी का कंट्रीब्यूशन कितना, मतलब शुभांशी का आप क्या चाहते हो? शुभांशी का फ्रैक्शन चाहते हो? भाई ये कहता है टोटल प्रेशर जो जनरेट हुआ उसमें से हाइड्रोजन का कितना एक्सर्ट किया है, मतलब आप हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर जानना चाहते हो? अरे बोलो। तो उसने मुझे कहा है दोनों का वेट इक्वल है, तो क्या मैं दोनों का वेट डब्ल्यू डब्ल्यू ले लूं? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? कि सर कोई दिक्कत नहीं, दोनों का वेट सेम ले लो। अब वेट ले लिया तो मुझे पता है इसका मोलर मास कितना है? 2। तो W/2 इसके मोल आ गए बेटा। और CH4 का वेट कितना है बेटा? W/16। बोलो कोई दिक्कत है? तो दोनों के क्या आ गए बेटा? वेट आ गए। क्या आ गए बेटा? वेट क्या, सर दोनों का वेट सेम, दोनों के मोल आ गए। अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल प्रेशर में अगर H2 और CH4 है तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? इसकी मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल। और इसका फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? इसकी मोल फ्रैक्शन का। तो भाई टोटल प्रेशर में पूछता है हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन, तो हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन मतलब हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन ही होगी। अरे बोलो भाई, टोटल प्रेशर में से कितना हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन है, जितनी उसकी मोल फ्रैक्शन होगी उतना ही कंट्रीब्यूशन करेगा। तो मुझे उसकी क्या निकालनी है? मोल फ्रैक्शन। तो बेटा इसकी मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा? हाइड्रोजन का मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो W से W कट जाएगा बेटा, तो ऊपर क्या आएगा? 1/2। नीचे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 19/16। 16 आउट करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 8/9। बोलो कोई दिक्कत है? इसको करने का एक और तरीका अपने पास, अपने पास क्या एक और है तरीका। वो तरीका क्या है कि आप ऐसा करो कि वेट, जो सबसे बड़ी चीज है उसका वेट मान लो। तो क्या होता है? क्वेश्चन करना सोल्व होता है। जो इन दोनों में हाइड्रोजन CH4, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? क्योंकि उसने हमें वेट मानना क्यों कहा था? तो हमने वेट माना W। क्या माना? इस W में कैलकुलेशन है। W में क्या है? मैं कहता हूं ऐसा करते हैं कि उसने कहा था इक्वल वेट मानना है, मैं कुछ भी मान लूं। तो मैंने कहा कि H2 और CH4 में से उसका वेट मानो जो सबसे बड़ा मोलिकुलर वेट का CH4 है। दोनों का वेट 16-16 मान लो। कितना मान लो? उससे फायदा क्या होगा कि W W के पंगे नहीं आएंगे। तो दोनों के वेट 16-16, तो दोनों के मोल कितने आएंगे? इस 8 और इसका 1। तो टोटल मोल कितना हुआ? 9। तो इसकी मोल फ्रैक्शन क्या आएगी? 8/9। इसकी आएगी 1/9। कहानी खत्म। क्यों डब्ल्यू डब्ल्यू ले? डब्ल्यू डब्ल्यू में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एलसीएम लेने पड़ते हैं। हमारी बात में भाई अगर मानने की बात है तो ऐसी वेट मानो तो दोनों से कट जाए। तो कभी भी आपको वेट मानने क्या है, ऐसा मान लो दोनों का जो सबसे बड़ा वाला है वो वाला मानो, क्योंकि उससे उसका भी कट जाएगा, छोटे वाले भी कट जाएंगे। या फिर ऐसा वेट मानो जिससे दोनों कटे। मान लो अगर आपस में नहीं आ रहा तो ऐसा वेट मानो जिससे ये भी कटना चाहिए और ये भी पूरा पूरा कटना चाहिए। उससे फायदा क्या होता है कि मोल भी एकदम सही सही आएंगे। तो हमें निकालनी तो मोल फ्रैक्शन ही थी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर है वो टोटल प्रेशर में उसकी मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। तो जितना उसकी, भाई वो कहता है टोटल में से इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, जितनी उसकी मोल फ्रैक्शन है उसी के बेस पे आएगा। अरे बोलो कोई दिक्कत है? जैसे मैंने कहा कि हमारे पास हीलियम CH4O2 है और सेम एज अबव क्वेश्चन की तरह ही है, सब कुछ वही करना है, वेट सेम है। तो ऐसा वेट मानो जो सबसे कट जाए। सबसे बड़ा मास क्या है? 32। तो सबका 32-32 मान लो। अगर सबका 32-32 हो गया तो सबके क्या आ जाएंगे? मोल। तो मोलर मास से डिवाइड करो, 8 2 1। तो टोटल मोल कितने आए? 11।
तो इसकी मोल फ्रैक्शन क्या है? 8/11 इसका, 2/11 इसका, 1/11। अरे बोलो कोई दिक्कत है? तो टोटल प्रेशर में हीलियम का कंट्रीब्यूशन कितना है? 8/11, CH4 का 2/11, ऑक्सीजन का। ये तो कुछ बच्चे ने क्या हो वो बताने के लिए भाई कि टोटल प्रेशर में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, उसकी मोल फ्रैक्शन पे होता है। अरे बोलो। नेक्स्ट में आता है बेटा, अब हमें ग्राफ बनाने, हमने ग्राफ नहीं बनाया किसी के भी। तो बोल्स लो क्या था बेटा? P इक्वल टू K इंटू 1/V था। मैंने आपको एटॉमिक में सबके ग्राफ बनाने सिखाए थे। तो देखो बेटा ध्यान से कि ग्राफ बनाने में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में, इस इक्वेशन में प्रेशर कहां पर है? वाई एक्सिस पर, ये तो कांस्टेंट है। एक्स एक्सिस पे क्या है बेटा? 1/V है कि V है? V। तो V की जगह ले जाके x लिख दो। कैसा ग्राफ बना? हाइपरबोला। तो ये ग्राफ बना हाइपरबोला। आई बात में? अरे बोलो। इसी तरह से ये किसी टेम्परेचर T पे बना हुआ है। अगर मुझसे कहे कि प्रेशर में और 1/V में, तो बेटा y एक्सिस पे कौन है? प्रेशर। ये तो हो गया कांस्टेंट। अब x एक्सिस पे कौन है? 1/V। तो पूरे 1/V की जगह x लिख दो। तो y इक्वल टू kx, और y इक्वल टू kx क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। कैसे आएगा? समझा क्या? नेक्स्ट देखो बेटा चार्ल्स लो। चार्ल्स लो क्या है? v इक्वल टू के टी। आपको v वर्सेस t में ग्राफ बनाना है। तो v कहां पर है? y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे कौन है? t। तो y इक्वल टू के एक्स। कैसे जाएगा? ओरिजिन जाने वाली स्ट्रेट लाइन। इसी तरह लुसाक लो था, उसमें क्या था? p इक्वल टू के टी। तो इसका भी ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। ये याद होनी चाहिए बेटा ग्राफ, रख दे से बनाने आने चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स में चाहिए बेटा ये। समझा क्या? अब देखो ये वाले ग्राफ लॉग में पूछता है, तो हमें पता है v इक्वल टू के टी, हमसे पूछता है लॉग v वर्सेस लॉग t में ग्राफ बनाओ। तो आपने कहा v इक्वल टू के टी, तो दोनों तरफ लॉग ले लूं बेटा। तो क्या आएगा? लॉग v इक्वल टू लॉग के टी। और बोलो। और लॉग के टी को क्या लिख सकता हूँ? लॉग के प्लस लॉग ए टी। तो ग्राफ कैसे बना? वाई एक्सिस पे तो किसको लिया है? लॉग वी को। ये कांस्टेंट, और ये क्या है बेटा? एक्स एक्सिस पे क्या है? टी। तो y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स क्या होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन किसी इंटरसेप्ट से, और इंटरसेप्ट क्या होगा? लॉग के। चमका क्या? अब देखो बेटा चार्ल्स लॉ का ओरिजिनल फॉर्म अब क्या था? अपने पढ़ा है कि v प्रोपोर्शनल टू के टी। कितना बच रहा है? हो जाएगा 2 मिनट में, हो जाएगा, छोटा सा बच रहा है। चलो कोई ना, कल ही ले लेंगे। क्या उस लाइट जाने के चक्कर में छोटा सा रह गया। आज टारगेट पूरा हुआ क्या? 10 पेज का? 8 ही भाई।